हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के सम नंबर 4, 5 एंड 6। तो इसमें सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इन फिगर इफ़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जो लाइन पी क्यू है वो इस लाइन एस टी के पैरेलल है। यानी कि अगर इन दोनों लाइन्स को दोनों डायरेक्शन में हम इंक्रीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसके साथ ही हमें कहा गया है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो ये हमारा एंगल है पी क्यू आर जिसका मेजरमेंट है 110 डिग्री, और इसी के साथ है कि आर एस टी इसका मेजरमेंट है 130 डिग्री। तो एंगल आर एस टी इस एंगल का मेजरमेंट 130 डिग्री है। और यहाँ पर हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है एंगल क्यू आर एस, यानी कि ये एंगल हमें इस सम में फाइंड करना है। तो जो इस सम की स्टेटमेंट में हमें गिवन है, हम सबसे पहले उसको लिख देते हैं। तो इट इज़ गिवन दैट पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 110 डिग्री, एंगल आर एस टी इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो अब इस सम में हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी, यानी कि अपनी तरफ से हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे ताकि हम इस एंगल को फाइंड कर सकें। तो जैसे कि हमें पता है कि स्टेटमेंट में कहा गया था कि पी क्यू एंड एस टी एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर हमने खुद अपनी तरफ से एक ये लाइन ड्रॉ की है जिसका नाम है आर एक्स। आप यहाँ पर x की जगह कोई और नाम भी यूज़ कर सकते थे। और ये जो आर एक्स लाइन हमने ड्रॉ की है वो हमने इस एस टी के पैरेलल ड्रॉ की है। यानी कि ये लाइन हमें सम में पहले से गिवन नहीं थी, ये लाइन हमने अपनी तरफ से ड्रॉ की है ताकि हम इस एंगल को फाइंड कर सकें। तो इस स्टेप को हम लिखेंगे कि ड्रॉ अ लाइन आर एक्स पैरेलल टू एस टी। तो अगर ये एस टी और आर एक्स दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली ये लाइन हो जाएगी ट्रांसवर्सल। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ये एंगल और दूसरा ये एंगल, ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के यानी कि सेम साइड के एंगल है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल्स को हम लेते हैं तो उनका सम होता है 180 डिग्री का। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एंगल आर एस टी और जो एंगल एस आर एक्स, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि एंगल आर एस टी एंड एंगल एस आर एक्स आर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इसलिए आर एस टी प्लस एस आर एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब हमें आर एस टी की वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन थी 110 डिग्री, जिसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब इसके बाद हम इस 130 डिग्री को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे माइनस में, और 180 में से इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। और ये जो 50 डिग्री है ये इस एंगल का मेजरमेंट है, यानी कि एस आर एक्स का। तो हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि एस आर एक्स यानी कि ये एंगल, इसका मेजरमेंट अभी हमने फाइंड किया है 50 डिग्री। पर हमें सम के अंदर ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए नहीं कहा था, हमें सम के अंदर फाइंड करना था क्यू आर एस को। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आर एक्स को हमने एस टी के पैरेलल ड्रॉ किया था और ये जो एस टी है वो पहले से ही पी क्यू के पैरेलल है, ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया था। तो इसका मतलब है कि जो आर एक्स है वो इस पी क्यू के भी पैरेलल लाइन हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर पी क्यू और आर एक्स का यूज़ करते हुए कह सकते हैं कि जो ये लाइन क्यू आर है ये इसमें ट्रांसवर्सल लाइन है। और इस तरह से यहाँ पर एक जेड की शेप बन रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक जेड की शेप बन रही है। और आपको मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि इस तरह से जब हमारे पास जेड की शेप बनती है और एक एंगल हम लेफ्ट से और एक एंगल हम राइट से लेते हैं तो इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि जो ये एंगल है 110 डिग्री वो इस पूरे एंगल जिसका नाम है क्यू आर एक्स कि 110 डिग्री इस क्यू आर एक्स के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
कि पी क्यू आर इक्वल्स टू क्यू आर एक्स, और यहाँ पर हमने उसका रीज़न लिख दिया है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से एक दूसरे के इक्वल हैं। और अब हमें ये पता है कि जो क्यू आर एक्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर हम यहाँ पर देखें क्यू आर एक्स, तो इसके अंदर दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला एंगल, जिसमें से फर्स्ट एंगल का नाम हो जाएगा क्यू आर एस और इस सेकंड एंगल का नाम हो जाएगा एस आर एक्स। तो यानी कि जो हमने उस स्टेप में क्यू आर एक्स लिखा हुआ है, हम उस क्यू आर एक्स की जगह पर लिख सकते हैं क्यू आर एस प्लस एस आर एक्स। तो इसकी जगह पर हम इन दोनों को लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्यू आर एक्स की जगह पर हमने लिख दिया है क्यू आर एस प्लस एस आर एक्स। तो अब इसमें से जो पी क्यू आर है इसकी वैल्यू हमें स्टेटमेंट में गिवन थी 110 डिग्री। जो एस आर एक्स है वो अभी इसी सम में हमने फाइंड किया था 50 डिग्री। तो इस क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस 50 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे माइनस में, और यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास इस क्यू आर एस की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, यानी कि इस सम का आंसर है 60 डिग्री। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट सम नंबर 5। इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जो ए बी है वो इस सी डी के पैरेलल है और इन्हीं के बीच में इस तरह से ये एक ट्रायंगल बनाया गया है जिसका नाम है पी क्यू आर। अब इसी डायग्राम में हमें कहा गया है कि एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री, ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल्स टू 127 डिग्री। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पी आर डी यानी कि ये एंगल है 127 डिग्री। तो हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। तो बिल्कुल सिंपल सा ये सम है। हम सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे। इट इज़ गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड पी आर डी इक्वल्स टू 127 डिग्री। अब जैसे कि हमें स्टेटमेंट पे कहा गया था कि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम इस पी क्यू को ट्रांसवर्सल मान सकते हैं। और इस ट्रांसवर्सल के एक साइड में एंगल बना है 50 का और इसके दूसरी साइड में एंगल बना है x, यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जेड की शेप यहाँ पर बन रही है। और अगर ये जेड की शेप यहाँ पर बन रही है दैट मीन्स ये 50 डिग्री और ये x दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो x है वो 50 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू है 50 डिग्री और इसका रीज़न है कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक और जेड की शेप बना सकते हैं इस तरह से। तो इस जेड के एक साइड में एंगल बना है 50 और प्लस y, ये दोनों कंबाइन हमें लेने हैं, और इसके दूसरी साइड में एंगल बन रहा है 127 डिग्री का। तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ही एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम एक साइड में तो लिख देंगे y और 50 को और हम दूसरी साइड में लिख देंगे 127 को। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने y प्लस 50 को 127 के इक्वल लिख दिया है और रीज़न हमने यहाँ पर लिखा है सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब इस 50 को हम लेकर आएंगे राइट हैंड साइड में माइनस में और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 77 डिग्री। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी जिसमें से x है 50 डिग्री और y है 77 डिग्री। इसके बाद सम नंबर 6। तो सम नंबर 6 की स्टेटमेंट है इन द फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये पी क्यू एंड आर एस ये दो प्लेन मिरर यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। इसके बाद इसमें कहा गया प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, और ये जो दोनों मिरर्स हैं ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल में रखे गए हैं। इसके बाद एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, कि एक इंसिडेंट रे है यानी कि एक लाइट रे है जो ए से स्टार्ट होती है और इस पी क्यू मिरर को
पॉइंट बी पर स्ट्राइक करती है। इसके बाद इसमें कहा गया द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। इसमें कहा गया है कि ए पॉइंट से एक रे स्टार्ट होती है जो पहले मिरर को स्ट्राइक करती है पॉइंट बी पर, और पॉइंट बी पर स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी। आपने क्लास 7th या 8th में साइंस में पढ़ा होगा कि जब भी किसी प्लेन मिरर पर एक लाइट रे हम इंसिडेंट करवाते हैं तो प्लेन मिरर से टकराने के बाद वो दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर जब हम ए बी एक लाइट रे को पहले मिरर से स्ट्राइक करवाते हैं तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बी सी डायरेक्शन में मूव करती है, और इस डायरेक्शन में मूव करते हुए ये इस सेकंड वाले मिरर को स्ट्राइक करती है पॉइंट सी पर। तो यहाँ पर भी ये रिफ्लेक्ट होने के बाद पॉइंट डी की तरफ आगे प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस तरह से एक लाइट रे ए से चलती है, पहले वो बी पर स्ट्राइक करती है, उसके बाद सी पर स्ट्राइक करती है, और उसके बाद वो डी पॉइंट की तरफ आगे प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस में हमें ये प्रूफ करना है कि जो ए बी और सी डी हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो हमें प्रूफ करना है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, जबकि हमें ये गिवन है कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस। तो जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब भी एक प्लेन मिरर पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है, तो अगर हम वहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, यानी कि एक परपेंडिकुलर लाइन वहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो इंसिडेंट रे उस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड रे उस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होगा, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये आपने साइंस में पढ़ा हुआ है। तो इसी फिनोमिना का, इसी लॉ का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इस सम में ए बी को सी डी के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो जिसके लिए हम यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी कि अपनी तरफ से कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं बी ई जो कि परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, यानी कि इस पी क्यू पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसका नाम है बी ई। इसी तरह से जो दूसरा मिरर है यानी कि आर एस, उस आर एस पर भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसका नाम है सी एफ। तो इस तरह से ये जो बी ई और सी एफ है इसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं, यानी कि ये दोनों इन प्लेन मिरर्स के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। बी ई पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है और सी एफ आर एस के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसके बाद जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो हमने यहाँ पर लिख दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि इंसिडेंस वाला एंगल यानी कि आई रिफ्लेक्शन वाले एंगल यानी कि आर के इक्वल होता है। तो अब हम देख सकते हैं कि जब पॉइंट बी पर रिफ्लेक्शन हुआ तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इंसिडेंस रे है वो है ए बी और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो है बी सी। तो ए बी ने एंगल बनाया उसको हमने नाम दे दिया है 1, और जो बी सी ने एंगल बनाया उसको हमने नाम दे दिया है 2। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। इसी तरह से जब पॉइंट सी के ऊपर रिफ्लेक्शन हुआ तो यहाँ पर बी सी एक इंसिडेंट रे है और सी डी एक रिफ्लेक्टेड रे है। तो बी सी ने इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाया है 3 और सी डी ने इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाया है 4। तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पर एंगल 1 को 2 के इक्वल लिख दिया है, एंगल 3 को 4 के इक्वल लिख दिया है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि हमें सम में कहा गया था कि पी क्यू और आर एस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इन्हीं दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हमने दो परपेंडिकुलर्स यानी कि दो नॉर्मल ड्रॉ किए थे जिनके नाम है बी ई और सी एफ। तो इस तरह से अगर हम दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। और अगर ये बी ई और सी एफ एक दूसरे के पैरेलल है तो हम इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन मान सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जेड की शेप बन रही है जिसके एक साइड में एंगल है 2
और दूसरी साइड में एंगल है 3। तो इस तरह से अगर ये एक जेड की शेप बन रही है तो यहाँ पर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करके कह सकते हैं कि जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 और यहाँ पर इसका रीज़न हमने लिख दिया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आया है, लेकिन हमें इस पूरे एंगल 1 और 2 और इस पूरे एंगल 3 और 4 की नीड है, इसलिए हम यहाँ पर इस स्टेप को दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, और जब हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको यहाँ पर ऐसे हमने लिख दिया है। तो जैसे कि हम 2x को ब्रेक कर सकते हैं x प्लस एक्स, इसी तरह से हमने 2 टाइम्स एंगल 2 को लिख दिया है एंगल 2 प्लस एंगल 2। इसी तरह से 2 टाइम्स एंगल 3 को हमने लिख दिया है एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब यहाँ पर जैसे कि हम पहले ये प्रूफ कर चुके थे कि एंगल 1 और 2 एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ पर इस 2 की जगह पर हम लिख सकते हैं एंगल 1 को, और इस 2 को हमने एज इट इज लिखा रहने दिया। तो इस तरह से अब यहाँ हमारे पास दोनों एंगल आ गए हैं, 1 भी और 2 भी। और यही चेंज हम करेंगे राइट हैंड साइड में कि हम इसमें से एक 3 को रिप्लेस कर देंगे एंगल 4 से, क्योंकि ये हम प्रूफ कर चुके थे एंगल 3 और 4 एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने एंगल 3 को एंगल 4 से रिप्लेस कर दिया है। और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एंगल 3 और एंगल 4 दोनों ही आ गए हैं। तो हम डायग्राम में एंगल 1 और एंगल 2 का अगर पूरा एक नाम लिखें तो एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करने पर बन रहा है एंगल ABC। तो यानी कि उस 1 प्लस 2 की जगह पर हम लिख सकते हैं एंगल ABC को। इसी तरह से 3 प्लस 4, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो यहाँ पर एंगल बन रहा है BCD। तो इस 3 प्लस 4 की जगह पर हम लिख देंगे एंगल BCD। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एंगल 1 प्लस 2 की जगह पर लिख दिया है एंगल ABC, और एंगल 3 प्लस 4 की जगह पर हमने लिख दिया है एंगल BCD। तो ये जो एंगल ABC और एंगल BCD हैं, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। क्योंकि ये इस तरह से एक जेड की शेप बन रही है, तो एंगल 1 प्लस 2 यानी कि एंगल ABC और एंगल 3 प्लस 4 यानी कि एंगल BCD, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। तो आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जब हमने एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट 3 सम्स किए थे, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं वो इक्वल तभी हो सकते हैं अगर वो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हों। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एंगल ABC और एंगल BCD है वो इस AB और इस CD के बीच में बने हुए हैं। दैट मीन्स कि जो AB है वो CD के पैरेलल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ABC एंड BCD आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हैंस AB इज पैरेलल टू CD। और इस सम में यही हमने प्रूफ किया था और इसमें हमने यूज़ किया है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.2। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 6.3। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।